अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं उस सेशन का अनवान है प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट बजटिंग। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल क्या होता है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल कैसे प्रिपेयर किया जाता है और प्रोजेक्ट स्केड्यूल की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट बजट क्या होता है, प्रोजेक्ट बजट तैयार करने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है और प्रोजेक्ट बजट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर एक्टिविटीज़ का एक स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने प्रोजेक्ट के टास्क्स और प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ को किस सीक्वेंस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट स्केड्यूल डिफरेंट एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसी को भी शो करता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट सर्टेन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक काम पहले करना होता है, दूसरा काम बाद में करना होता है, तो एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, जो वो लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट को या एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट बजट होता है, प्रोजेक्ट बजट हमें प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की फोरकास्टिंग में मदद देता है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और ये हमें रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है कि प्रोजेक्ट बजट के अंदर हम रिसोर्स को एलोकेट भी कर देते हैं, जिसको आमतौर पर कास्ट एंड फाइनेंसिंग प्लान का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट बजट के अंदर प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को भी देख रहे होते हैं कि कब और कितने रिसोर्सेज हमें किस वक्त में चाहिए होंगे। तो ये सारी प्लानिंग हमें प्रोजेक्ट बजट प्रोवाइड करता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता क्या है और प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो आमतौर पर जनरलाइज प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल यूज़ किया जाता है या प्रोजेक्ट स्केड्यूल टूल यूज़ किया जाता है उसको गैंट चार्ट का नाम दिया जाता है। तो गैंट चार्ट हमें ये बताता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ किस टाइमलाइन के अंदर इम्प्लीमेंट होंगी और एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है। और इसके साथ साथ कुछ और टूल्स भी हैं जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें एक और टूल है जिसको प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहा जाता है, यानी PERT, प्रोग्राम रिव्यू, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और एक और टूल होता है जो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब अगर हम इन तीन मेथड्स की बात करें, जो फर्स्ट मेथड है जो कि गैंट चार्ट है, गैंट चार्ट आमतौर के ऊपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक या क्रिटिकल पाथ मेथड कम्प्लेक्स नेचर के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। PERT और CPM को नेटवर्क मेथड का या नेटवर्क डायग्राम्स का नाम भी दिया जाता है, जो एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए इन नेटवर्क डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है। तो अब अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि जब हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल कर रहे होते हैं तो उस वक्त प्रोजेक्ट स्केड्यूल करने के कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला ये स्टेप है कि हम जो प्रोजेक्ट की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। फिर उन मेन एक्टिविटीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं सब एक्टिविटीज़ के अंदर या स्मॉल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसको आमतौर के ऊपर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है या उसको असाइनिंग माइलस्टोन्स का नाम भी दिया जाता है कि डिफरेंट एक मेन एक्टिविटी को स्मॉलर माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है या वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो उसके बाद हमें ये क्लैरिफाई करना होता है
कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस क्या होगा और उन एक्टिविटीज़ की आपस के अंदर क्या डिपेंडेंसी होगी, कौन सी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होगी उसको हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी वो पहली एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट किस वक्त होगी, उस एक्टिविटी का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा और उसकी कंप्लीशन डेट या कंप्लीशन टाइम क्या होगा। ये भी हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर देख रहे होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्केड्यूल करते हैं हम मेन एक्टिविटीज़ को, कि मेन एक्टिविटीज़ किस वक्त इम्प्लीमेंट होंगी और उसके बैकग्राउंड में जो सब एक्टिविटीज़ होती हैं या माइनर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, क्योंकि एक मेन एक्टिविटी मल्टीपल सब एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और उसके बाद हम माइलस्टोन्स डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमने इतनी परसेंट, 30% या 50% एक्टिविटी को अचीव कर लिया। उसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा ह्यूमन रिसोर्स और कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी जो उस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होंगी, तो उसको भी हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर मेंशन कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट स्केड्यूल एक ओवरऑल डायग्राम होती है जो हमें ये बताती है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ किस वक्त इम्प्लीमेंट होंगी, कितने ड्यूरेशन में इम्प्लीमेंट होंगी, कौन सी एक्टिविटी पहले इम्प्लीमेंट होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में इम्प्लीमेंट होगी, और उन एक्टिविटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा कि किस लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये हमें प्रोजेक्ट स्केड्यूल बताता है। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट बजट को प्रिपेयर करते हैं। अब जो प्रोजेक्ट बजट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल के ऊपर, कि जब हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद हम प्रोजेक्ट बजट को बनाते हैं। बजट के अंदर आमतौर के ऊपर ये देखा जाता है कि कास्ट एस्टिमेशन के ऊपर बजट जो है डिपेंड कर रहा होता है, कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ प्राइसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जो एक्टिविटी इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो इनपुट कास्ट हैं, उन इनपुट कास्ट की प्राइसेस क्या होंगी उसके वक्त में, और हम जिस वक्त प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे उस वक्त इसकी ये कास्ट हमें चाहिए होगी। और उसके साथ साथ हम डायरेक्ट कास्ट को भी देखते हैं जिसमें लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट या जो भी फैसिलिटीज़ उस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट कास्ट्स हैं। और उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स के ओवरहेड्स को भी देखते हैं कास्ट एस्टिमेशन के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को भी देखते हैं कि एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सपोर्ट कास्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट चाहिए होगी उसको हम भी कास्ट एस्टिमेशन के अंदर एस्टिमेट करते हैं। और उसके साथ साथ हम कंटीजेंसीज़ को भी देखते हैं। अब कंटीजेंसीज़ दो तरह की होती हैं। कंटीजेंसीज़ रखने का मकसद ये होता है कि हम किसी भी अनसर्टन सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कोई अनसर्टेनिटीज़ एराइज होती हैं उनको नलीफाई किया जा सके और उनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसमें फ़िज़िकल कंटीजेंसीज़ में होती हैं जो इनपुट्स की शक्ल में, मटेरियल की शक्ल में, लेबर की शक्ल में रखी जाती हैं, और उसके साथ साथ प्राइस कंटीजेंसीज़ भी होती हैं कि अगर इन केस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कोई प्राइस हाइक आ जाता है, मेजर प्राइस इन्फ्लेशन आ जाती है, तो उसको हम किस तरह टैकल करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम बजट किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारे एक्टिविटीज़ का जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट है। अगर हमारी एक्टिविटीज़ का स्केड्यूल कंप्लीट होगा तो हम उन एक्टिविटीज़ को जो हम स्केड्यूल के अंदर फाइनलाइज करेंगे उनको हम अपने प्रोजेक्ट बजट के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद हम इनपुट्स को स्पेसिफाई करेंगे। उन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कौन कौन सी इनपुट्स चाहिए होंगी, और हम ग्रुप कर देंगे कास्ट्स को, और डिफरेंट कास्ट कैटेगरीज़ को हम ग्रुप कर देंगे। जो सिमिलर कास्ट कैटेगरीज़ होंगी वो एक बजट लाइन के अंदर ग्रुप हो जाएंगी, और जो डिफरेंट कास्ट कैटेगरीज़ होंगी वो दूसरे बजट लाइन के अंदर ग्रुप हो जाएंगी।
और उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे यूनिट्स को और क्वांटिटीज़ को कि उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनिट कास्ट क्या होगी और हमें टोटल क्वांटिटीज़ कितनी चाहिए होंगी या टोटल यूनिट्स हमें उसके लिए कितने चाहिए होंगे। और हम फिर उसके बाद एस्टिमेट कर देंगे यूनिट कास्ट को, जो कि हमारी प्राइस एस्टिमेशन के ऊपर या कास्ट एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। और उसके बाद हम फंडिंग सोर्सेज को भी देखते हैं। सम टाइम एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल जगहों से फंड्स आ रहे होते हैं। अगर 2 जगहों से या 3 जगहों से फंड्स आ रहे होते हैं, उन फंडिंग सोर्सेज को देखते हुए, उनके कास्ट शेयर को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्टिविटीज़ के अंदर उनका कास्ट शेयर कितना होगा और उनकी शेयर कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ साथ हम कास्ट को स्केड्यूल करते हैं कि किस किस टाइम के अंदर हमें कितना कितना बजट चाहिए होगा और टोटल्स को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट की रिकरेंट कास्ट्स कितनी होंगी। रिकरेंट कास्ट वो होती हैं जो समटाइम्स ऐसी कास्ट होती हैं जो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी चाहिए होती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स हों तो रिकरेंट कास्ट को कंसिडर किया जाता है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई कास्ट होगी जो मेंटेनेंस कास्ट होगी, इस तरह की कास्ट होगी, तो उसको किस तरह कवर किया जाएगा, उसको बजट के अंदर कवर किया जाता है। और जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यूज़ के अंदर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि अगर प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट का काम जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उस रेवेन्यू से हम रिकरेंट कास्ट को कवर कर लेते हैं। ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता क्या है और प्रोजेक्ट बजट क्या होता है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, प्रोजेक्ट बजट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इससे, हमारे व्यूअर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम आप लोगों से ये तवक्को करते हैं कि आप हमें अपनी आरा, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।